क्या हाल है दोस्तों। तो यार आई होप कि सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और सब अपना बेस्ट। यार आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। पहले 4 लेक्चर्स के अंदर अपन ने काइनेमेटिक्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनको अपन ने अच्छे से पढ़ा और समझा, जिसके अंदर काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स हैं, उनके रिलेशन आपस में डिफरेंशियल रिलेशंस हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम्स के आपस में रिलेशंस उसको समझा। तो अपन ने काफ़ी डीप तरीके से और काफ़ी डीप डाइव करके उन चीज़ों को समझा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, कैसे चेंज इन वेलोसिटी आती है, कैसे चेंज इन एक्सेलरेशन आता है, क्या उनके मीनिंग होते हैं, कैसे एवरेज स्पीड वगैरह को हम कैलकुलेट किया जा सकता है, एवरेज का मीनिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या है, ये बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। ठीक है, अभी हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली, वो हम पढ़ेंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, या फिर वेलोसिटीज वगैरह जो भी फंक्शन अगर हैं तो हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके जो निकालते हैं वो तो हमने पिछले लेक्चर्स में सीख लिया है। अभी हम स्पेसिफिकली 1D 2D के टाइप के मोशंस के अंदर एंटर करेंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले यार अगर तुम्हें चीज़ें अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारी चीज़ें फ्री हैं, यू आर पेइंग नथिंग और यू हैव नॉट टू। अगर तुम्हें चीज़ें अच्छी लग रही हो तो बस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बस इतना सा तुम्हें करना है। और अगर किसी भी टाइप की तुम्हें इन्फॉर्मेशन या फिर क्लासेस के रिगार्डिंग तुम्हें अपडेट्स वगैरह या फिर डाउट सेशन के अबाउट अपडेट्स वगैरह, नोट्स वगैरह के लिए तुम्हें ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। साथ में व्हाट्सअप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 769683692। इस पर तुम्हें मुझे मैसेज कर सकते हो, तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड, तुम यहाँ पे पूछ सकते हो। उसके अलावा तुम टेलीग्राम पे अपना डाउट ग्रुप है, माफियास डाउट क्लर्स ग्रुप, जहाँ पे जा करके तुम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डेली डाउट डिस्कस कर रहे होते हैं बच्चे आपस में भी, और मैं भी डेली लाइव आता हूँ वहाँ पे डाउट डिस्कशन के लिए। ठीक है ना, बच्चे मुझे लाइव इंटरेक्ट करते हैं मेरे साथ और डिस्कस करते हैं डाउट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड उनको शेयर कर सकते हो। अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर वो लेक्चर, कोई भी एक लेक्चर पूरा देखेंगे तो आई एम श्योर कि उन्हें अच्छा जरूर लगेगा। दे विल फील द डिफरेंस। जो यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, इट इज़ नॉट फ्री, इट इज़ क्वालिटी कंटेंट। फ्री जस्ट माई चॉइस है, और बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, तो काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स हमने पढ़ लिए हैं, इनके बारे में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, इन सब के बारे में, इनके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करना सीखेंगे। अब कैसे कैसे किस किस अलग अलग सिनेरियोज में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब कैलकुलेट करते हैं, बस यही होता है। अलग अलग सिनेरियो, कभी 1D, कभी 2D, कभी रिलेटिव, सब करते यही हैं, कैलकुलेट इन्हीं चीज़ों के बारे को करते हैं। टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम जो भी है, बस यही चलता है। स्पीड हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो किस रेट से बदल रही है ना, वो स्पीड होती है, और वो हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा बढ़ता है, तो dl/dt हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है। वेलोसिटी ds/dt, dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हम इसको बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ मैं। एवरेज तो तुम्हें पता है डेल्टा वी, एक्सेलरेशन होगा डेल्टा v/t, वेलोसिटी होगी डेल्टा s/t, और ये टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशन है। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूँ तो वेलोसिटी ds/dt है, तो स्लोप वर्सेस टाइम ग्राफ का जो रेशियो है, स्लोप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, s वर्सेस t, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप dv/dt से लिखा जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन बनेगा। कोई भी y वर्सेज x ग्राफ होता है, कोई भी y वर्सेज x ग्राफ होता है, तो उसका स्लोप लिखा जाता है बेटा dy/dx से। v वाई एक्सिस पे और t एक्स एक्सिस पे इसका जो भी ग्राफ बनेगा उसका स्लोप क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे, टाइम को टी एक्स एक्सिस पे रखेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो भी ग्राफ बनेगा उसका जो है स्लोप जो बनेगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। समझ में आ गई क्या बात। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं v और a को, तो ये बन जाता है ds/dt और dv/dt। ठीक है ना, v/a बनता है ds/dt अपॉन dv/dt, dt से dt कट जाता है dv/ds अपॉन में dv, और v को a को इधर भेज दो और dv/ds को इधर भेज दो, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा v इंटू dv/ds। v क्या होता है, वेलोसिटी, और dv/ds क्या है, v वर्सेज s ग्राफ का स्लोप। समझ में आ गई क्या बात। v वर्सेज s ग्राफ दे रखा हो तो स्लोप, और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे तुम्हें एक्सेलरेशन देखना उस पॉइंट पे वेलोसिटी, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, स्लोप vs ग्राफ का और वेलोसिटी, तब जाकर अपन रिप्रेजेंटेशन होंगे पैरामीटर्स के ग्राफ से कैसे चीजें कैलकुलेट करते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे।
है ना। ग्राफ्स का स्पेसिफिक 2-3 लेक्चर लूंगा जिसमें तुम्हें ग्राफ रीड करना, ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना, ग्राफ बनाना, ग्राफ से क्या क्या चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब हम स्पेसिफिकली ग्राफ्स के लिए अलग से लेक्चर्स करेंगे। वगैरह हो या फिर वेरिएबल फंक्शंस को सीधे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना हो तो वो हमने सीख लिए, 4 लेक्चर्स में हमने यही करा है, ठीक है ना। अभी हम करते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस 1D 2D में, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक केस बनता है, जो बहुत जगह मैक्सिमम टाइम पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम डायरेक्टली कौन से जो रिजल्ट्स हैं वो यूज में ले सकते हैं, हम उन पे बात करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बेटा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड, या फिर बोलो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ही चीजों में कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही होगी तो भी उसको एक्सेलरेशन कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करा जा सकता। उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना और एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होना दो अलग अलग चीजें हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना, इसकी बात कर रहे हैं हम। इसकी बात कर रहे हैं तो देखो हमें पता है कि हमारे पास 3 पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं वेलोसिटी पे पहुंचता हूं। वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं किस पे पहुंचता हूं बेटा? एक्सेलरेशन पे। यही होता है। और अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से मैं वेलोसिटी पे पहुंचता हूं, वेलोसिटी पे पहुंचता हूं। ये इंटीग्रेशन है, रिवर्स प्रोसेस है। और इसके वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से मैं पहुंचता हूं एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस वगैरह पे। किस किस तरीके के एक्सप्रेशंस बनेंगे वो तुम निकालना सीखेंगे, या फिर हमने पहले भी कर रखे इंटीग्रेशन वगैरह, बट और इनको डिटेल में समझेंगे। बट अभी के लिए मोटा मोटी तरीके से मैं ओवरऑल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दोगे वेलोसिटी आ जाएगा, वो चेंज इन वेलोसिटी आता है। बट मैं बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन से तुम वेलोसिटी की तरफ जाओगे, वेलोसिटी इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाओगे, डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन और डिफरेंस, ऐसे चलते हो। और ये इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन जो होंगे ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम होंगे। क्या होंगे बेटा? विद रेस्पेक्ट टू टाइम होंगे। क्लियर है चीजें? विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमें डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना है। अब आगे बात सुनो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमारी तो सबसे पहले एक्सेलरेशन से इंटीग्रेट करके वेलोसिटी पे पहुंच सकते हैं, फिर वहां से डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच सकते हैं, या फिर एक्सेलरेशन को डायरेक्ट एक्स पे जाना है तो फिर वी और एक्स का रिलेशन बनेगा, ए इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स। 3 पैरामीटर्स हैं, 3 इक्वेशन हमारे पास में, इन तीनों इक्वेशन का इंटीग्रेशन कुछ तो देगा हमें। इनका एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, और वी डी बाई डी एस वी एस ग्राफ का स्लोप इनटू वेलोसिटी एक्सेलरेशन देता है। ये डिफरेंशियल फॉर्मेट होगा। इंटीग्रल फॉर्मेट अगर हम देखना चाहें तो हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, पहली इक्वेशन को अगर हम उठा लें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे, तो एक्सेलरेशन है हमारे पास में, एक्सेलरेशन हमारे पास में है बेटा डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम इस पे लिखेंगे जो डीवी होगा, चेंज इन वेलोसिटी, वो इंटीग्रेशन ए डी टी बनेगा। इसको इंटीग्रेट करा तुमने तो ये क्या बनेगा बेटा? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वही तो बात है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन डीवी और ये बन जाएगा एक्सेलरेशन डी टी का इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स होगा कि t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी मैं उसको इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर बोल देता हूँ, और t इक्वल टू t पे जो वेलोसिटी होगी उसको वेलोसिटी v बोल देता हूँ। बस ये लिमिट्स लगा दी, इसको सोल्व कर लिया। dv वेक्टर का इंटीग्रेशन v वेक्टर बन जाएगा, और इसकी लिमिट्स लगानी है u वेक्टर से लेकर के v वेक्टर के, इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू dt का इंटीग्रेशन बन जाएगा बेटा टाइम। तो क्या बन जाएगा? ये अपर लिमिट v वेक्टर माइनस लोअर लिमिट u वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? a इंटू टी। तो v वेक्टर क्या बन जाएगा किसी भी इंस्टेंट पे? वो बन जाएगा u प्लस ए टी। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी जो होता है बेटा वो क्या बनता है? v इक्वल टू u प्लस ए टी बन जाता है। समझ में आ गई क्या बात? वेलोसिटी जो बन जाता है v इक्वल टू u प्लस ए टी बन जाता है। अगर मैं 1D की बात कर लूँ, 1D इन द सेंस की अगर 1 डायमेंशंस की बात करूँ तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस ए टी। स्टिल ये वैलिड ओनली
ओनली इन वेक्टर फॉर्मेट। क्यों वेक्टर फॉर्मेट में वैलिड क्यों है? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो लिखी हुई है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। हम मैग्नीट्यूड को एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड इंटीग्रेट नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन इंटीग्रेट होकर चेंज इन वेलोसिटी देगा, और चेंज इन वेलोसिटी विद डायरेक्शन आ रही है ना, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, और v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ में देखोगे तो हो सकता है स्पीड चेंज ना हो रही हो तो जीरो आ जाए, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगी। तो वेक्टर फॉर्मेट में वैलिड है। 1D में हम सीधा सीधा लिख देंगे स्टिल वी विल यूज, स्टिल it will be used in vector form, it will be used in vector form taking one direction positive and opposite to it as negative। हम सीधा लिख लेते हैं, बहुत सी बारी हमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा हुआ दिख जाता है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो वेक्टर होता ही नहीं है। वेक्टर होता है बट वो लगाते नहीं है। बोलो वन डायरेक्शन में बात करोगे तो वन डायरेक्शन में तो या तो सारे आई कैप होंगे, या सारे जे कैप होंगे, या सारे के कैप, या बीच का कोई आर कैप कोई डायरेक्शन हुआ तो ये भी आर कैप में, ये भी आर कैप में, ये भी आर कैप में। समझ में आ गई? सभी की डायरेक्शन सेम ही है। आर कैप, ये आर कैप माइनस आर कैप बस यही होगा, तो प्लस और माइनस ही लिखेंगे हम उसको। यानी कि अगर कोई पार्टिकल इस लाइन के लॉन्ग चलता हुआ जा रहा है, इस लाइन के लॉन्ग, ये 1D मोशन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और इसकी डायरेक्शन जो है ये आर कैप है, तो कोई पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो हम उसको v वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन मान लो उसकी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो हम बोल देंगे एक्सेलरेशन को माइनस ए इंटू आर कैप। तो मैं वेलोसिटी को v लिख दूं और एक्सेलरेशन को माइनस ए लिख दूं तो सिंपल होगी ना बात, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 1D में तुम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और इसको नेगेटिव मान लो, बस। तुम इसको प्लस आर कैप बोल रहे हो माइनस आर कैप है ना, बस। चाहे वो आर कैप में भी ये दिस में भी आई कैप, जे कैप, के कैप और एनी अदर कांस्टेंट डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है 1D के लिए, किसी में भी चल रहा हो। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, दूसरे को नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव के डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव क्वांटिटी रख देंगे, नेगेटिव वाले को नेगेटिव। भाई क्या होगा, आर कैप में माइनस आर कैप होगा तो ऐड होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, हम वैसे ही माइनस लगा लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो हम सिंपल लिख लेंगे ऐसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट हियर v, u एंड a विल बी प्लेस्ड विद साइन। हम साइन के साथ इनको प्लेस करेंगे, सीधे ही नहीं रख देंगे उनका मैग्नीट्यूड। तो 1D के अंदर हम ये यूज ले रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे लिखा है ना वन डायरेक्शन एंड v, u एंड यहाँ पे लिखे, मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ स्पेसिफिकली कि यहाँ पे v, u and a must be used with sign। साइन यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन तुम मानोगे 1D में, मतलब आई कैप जे कैप के 3-4 अलग तो आएंगे नहीं, और अगर वो आ भी रही है तो वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब आई कैप जे कैप के कैप के हिसाब से जो भी डायरेक्शन बनी, मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3, ये वेक्टर बन गया, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में चल रहा है। अभी हर जगह वही रहेगा, या तो प्लस में आ जाएगा ये, या फिर माइनस में आ जाएगा। तो हम सिर्फ प्लस और माइनस ही ले लेते हैं ना। डायरेक्शन हम बोल देंगे ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये प्लस ये माइनस, बार बार आर कैप में जाने की क्या जरूरत है, हमें बार बार वो बड़ा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। समझ में आई ये बात? इसलिए हम सीधा इसमें चलेंगे कि भाई हम साइन के साथ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 1D में हम लिख लेंगे। और पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है फिर तो किसी भी इंस्टेंट पे हमें u भी उसका अलग डायरेक्शन में होगा, v भी अलग होगा, तो हमें पता है हम प्लस माइनस इसको प्लस मान लेंगे तो ये माइनस थोड़ी है उसका, या फिर ये माइनस थोड़ी है उसका। समझ में आ गई क्या बात? तो फिर तो हमें आई कैप जे कैप जो भी बदल रहे होंगे उसके हिसाब से फाइनल और इनिशियल वो लिखने ही पड़ेंगे, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर किस डायरेक्शन में है वो लिखना ही पड़ेगा। बट एक्सेलरेशन जो भी होगा वो कांस्टेंट किसी एक डायरेक्शन में होगा। पार्टिकल हो सकता है वेलोसिटी की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, इनिशियल वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ना हो तो। समझ में आ गई बात? तो वैसे ये वेक्टर फॉर्मेट में वैलिड है। हम सिंपल इस तरीके से लिखते हैं, उसका मीनिंग ये नहीं है कि स्केलर बन गया है, यहाँ पे स्पीड्स नहीं है, u और v यहाँ पे वेलोसिटी ही है और एक्सेलरेशन ही है, विद साइन ही रखना है। बस इसको प्लस और माइनस में कन्वर्ट किया जा सकता है 1D के लिए, भाई एक को प्लस मान लो, एक डायरेक्शन को माइनस मान लो और प्लस माइनस में लिख दो। तो यहाँ पे साइन के साथ हमें वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी इसके अंदर। क्लियर है क्या बात? तो अगर हम इसमें बात करें कि नेक्स्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो निकल गया, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं। हमारे पास है वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की। वेलोसिटी जो होता है बेटा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट v इक्वल टू ds/dt बनता है। ds/dt बनता है तो हम इसको लिख लेंगे क्या कि ds को लिख दिया हमने, ds वेक्टर जो बन जाएगा बेटा वो v dt वेक्टर बन जाएगा।
और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ds को vdt इंटीग्रेट कर देंगे, तो ds वेक्टर वो इंटीग्रेशन vdt और ये इंटीग्रेशन, समझ में आई बात। इंटीग्रेशन vdt में वेलोसिटी रखना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट एक्सेस की बात करें तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रखना पड़ेगा ना उसको इंटीग्रेट करने के लिए, और वो है u प्लस ए टी। समझ में आई क्या बात। तो हमें ये रखना पड़ेगा ds वेक्टर जो बनेगा इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन में u प्लस ए टी रखना पड़ेगा, और उसका इंटीग्रेशन बनेगा इनिशियली t इक्वल टू जीरो पे, मान लो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगा ना, और t इक्वल टू टी पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ds क्या होता है कि हर छोटे टाइम में dv, हर छोटे टाइम में पार्टिकल हुआ ये कि मान लो किस भी तरफ चला, किसी भी तरफ चला मान लो पार्टिकल, हर छोटे इंटरवल में ये ds ये ds ये ds ये ds सारे ds ऐड कर दूंगा, सारे ds ऐड कर दूंगा मैं, अगर सारे अगर मैंने ds ऐड कर दिए और यहाँ तक पहुँच गया, मान लो यहाँ से मैं ds ऐड करता हुआ चला, सारे ds ऐड कर दिए, तो फाइनली ये डिस्प्लेसमेंट s आ जाएगा ना, सभी का वेक्टर सम सभी का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, vdt सारे vdt ऐड करते जाएंगे वेक्टर के साथ में, तो ds सारे ऐड होंगे, तो टोटल पहले डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट s है, तो टोटल ds ऐड होकर के टोटल डिस्प्लेसमेंट s बन जाएगा। समझ में आ गई क्या बात है, ds, और इसमें टोटल टाइम जीरो से t dt ऐड होकर के टोटल टाइम t बन जाएगा। तो ये है जीरो से t टाइम में डिस्प्लेसमेंट अगर s हो गया तो ये डिस्प्लेसमेंट s बनेगा बेटा कितना, इंटीग्रेशन करना है। अब u तो कांस्टेंट था ना, इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी, इनिशियली अगर यहाँ पे चला था 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, तो वो तो वही रहेगा, फिर तुम कहीं चले जाओ, इस समय की वेलोसिटी जो थी वो तो वही थी ना, तो u तो कांस्टेंट है, तो u का इंटीग्रेशन तो क्या बन जाएगा बेटा, कांस्टेंट है, और dt के साथ में उसका इंटीग्रेशन t बन जाएगा, बस जैसे 2 का इंटीग्रेशन 2t बन जाता, प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फिर से, और t का इंटीग्रेशन बन जाएगा बेटा t²/2, और इसकी लिमिट 0 से t रखनी है, तो अपर लिमिट t, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, जीरो रखेंगे तो वो जीरो बन जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा, ut प्लस हाफ a t²। ये एक्सप्रेशन तुमने बहुत देखा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू प्लस हाफ ए टी²। ये वैलिड तभी है जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो, ये भी वैलिड है जब तक कि वेक्टर फॉर्मेट में है, वैलिड ओनली इन वेक्टर फॉर्मेट, वेक्टर वैलिड ओनली इन वेक्टर फॉर्मेट, ऐसा लिख लें हम इधर को करके, है ना, क्योंकि जब हम 1D में लिखते हैं ना तो बहुत बार हम साइन नहीं लगाते हैं, तो बच्चे सोचने लग जाते हैं यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड रखना है, मैग्नीट्यूड नहीं है बेटा, वो हम जो यूज में लेंगे 1D के अंदर, अगर हम 1D में यूज में ले रहे हैं ये इक्वेशन, तो हम ये सब साइन के साथ रखेंगे, बस एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरे को नेगेटिव मान लेंगे, हमें आई कैप जे कैप या आई प्लस जे ऐसे डायरेक्शन मानने की जरूरत नहीं है, बस ये हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बदल जाएगी यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, इसके लिए ये भी सेम चीज़ें लिखनी है मुझे, इसके लिए तो मैंने उसी को उठा लिया, ठीक है। क्या इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू t², ये डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम t पे, क्या है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाए किसी भी टाइम t पे, ठीक है। इसके अंदर u, s और a ये सारे किसके साथ रखने हैं बेटा, साइन के साथ रखने हैं, हमें किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके अपोजिट को नेगेटिव मानना, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो किसी एक को, इसको पॉजिटिव मान लो, चाहे इसको पॉजिटिव, किसी एक को मान लो तो उसके अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे s, u एंड a मस्ट बी यूज्ड विद साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, जो डायरेक्शन साइन कन्वेंशन तुमने माना है उसके हिसाब से साइन के साथ आंसर इसमें रखने पड़ेंगे, तो साइन के साथ ही तुम्हें फिर आंसर मिलेगा। फिर वेक्टर तो हटा ही दिया 1D के लिए, हम जनरली वेक्टर यूज में नहीं लेते, वैसे वेक्टर लगता है बट नहीं भी लगाएं तो भी हमें वेक्टर के साथ में यूज में लेना है इसको, ठीक है। ये वैलिड फॉर्म होती है सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में, इस मैग्नीट्यूड्स नहीं रख सकते यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मान लो पोजीशन की बात करें, कोई पार्टिकल यहाँ से चला मान लो किसी इंस्टेंट पे, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ऐसे चल के गया, कुछ ऐसे चल के गया मान लो, और पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था तो ये उसकी पोजीशन है r इनिशियल, और पार्टिकल फाइनली यहाँ पे पहुँच गया तो ये उसकी फाइनल पोजीशन होगी r फाइनल। समझ में आ गई बात, पार्टिकल ऐसे चल के गया, मान लो किसी भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो भी था हमें नहीं पता, हम जस्ट रैंडम ग्राफ बना करके देख रहे हैं कि पोजीशन कैसे निकलेगी, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो r फाइनल माइनस r इनिशियल होता है। तो जो अगर फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करनी है, फाइनल पोजीशन अगर हमें कैलकुलेट करनी है
फाइनल पोजीशन एट एनी टाइम टी कितनी होगी, उसके लिए हमें इनिशियल पोजीशन का पता होना चाहिए कि इनिशियल पोजीशन क्या थी। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लिखते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन निकल के आ जाती है बेटा इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आए चाहे कैसे भी आए, डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दोगे तो फाइनल पोजीशन मिल जाएगी। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है तो इनिशियल पोजीशन में ये डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दो, फाइनल पोजीशन मिल जाएगी तुम्हें। समझ में आ गई क्या बात, ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन बनेगा। 1D में इस तरीके से बन जाता है। अब अगर मैं 1D की बात करूं, स्पेशली 1D में, 1D विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो मैं सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तुम बोलो क्या सर 1D में डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है कि पहले एक्सेलरेशन इधर हो फिर इधर हो, तो हमेशा ही लग जाएंगे इक्वेशन? नहीं, जब तक एक ही डायरेक्शन में और एक ही मैग्नीट्यूड की एक्सेलरेशन है तब तक लगेगा। डायरेक्शन अगर रिवर्स कर गई तो फिर तुम्हें वहां से अलग इक्वेशन लगानी स्टार्ट करनी पड़ेगी। समझ में आ गई की बात? पूरे इंटरवल में फिर तुम सीधे नहीं लगा सकते एक्सेलरेशन, क्योंकि डायरेक्शन बदल चुकी है। तो अगर हम बात करें कि जो वेलोसिटी है वो u प्लस at है, समझ में आ गई बात, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, या फिर ऐसे समझ लो v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बन गया। तीसरी और इक्वेशन बन सकती है एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डी बाई डी एस। अगर करें वी डी बाई डी एक्स कर लिया मान लो, तो वी डी बाई डी एस अगर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स बन जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट जब एक्स जीरो था उस समय इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो जब डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया तो वेलोसिटी वी कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, क्योंकि वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इक्वल टू एक्सेलरेशन ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी एक्स जो बन जाएगा वो बेटा एक्स ही बन जाएगा और उसकी लिमिट बन जाएगी 0 से एक्स तक। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू ए इंटू एक्स, और ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। समझ में आ गई बात? ये इक्वेशन और बन गई, थर्ड इक्वेशन और आ गई। तो हम तीनों इक्वेशन को अगर एक साथ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा भी लिख देते हैं, इक्वल टू 2as, या फिर बोलें x 1D के लिए। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस हैं तुम्हारे पास में। इसको मोशन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। लेकिन ऐसा नहीं है काइनेमेटिक्स इन्हीं तीन इक्वेशन से डिफाइंड है, ये तो स्पेशल केस है बस उसका, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसका। वरना तो डिफरेंशियल फॉर्मेट से तुम किसी भी पैरामीटर के लिए अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग एक्सेलरेशन के फंक्शन आएंगे अलग अलग टाइम पे। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये 1D के टाइम की बात है, ये फॉर 1D, फॉर 1D हम सीधा यूज में कर लिया करें। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जिनको बोलेंगे, या फिर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। और 1D के लिए नहीं, सभी जगह ही वैलिड है, बट 1D में हम एरो जनरली नहीं लगाते हैं, हम प्लस माइनस साइन वैसे ही कंसिडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बन गई तुम्हारे पास में। वेक्टर फॉर्मेट में अगर तुम लिखोगे तो ये वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशंस क्या बन जाती हैं, वेक्टर फॉर्मेट में वेक्टर लग जाता है। ठीक है, हम 1D के लिए सीधा ऐसे लिख लेते हैं, वरना तो होता क्या है कि ये इनमें एरो लग जाता है, वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एक्सेलरेशन डॉट डिस्प्लेसमेंट एस। 3D में ऐसा लग जाता है, ए डॉट एस बन जाता है ए और एस का डॉट प्रोडक्ट, एक्स का एक्सेलरेशन एक्स का डिस्प्लेसमेंट, वाई का एक्सेलरेशन वाई का डिस्प्लेसमेंट, जेड का एक्सेलरेशन जेड का डिस्प्लेसमेंट, उसके हिसाब से वी वाई वी और वी एक्स और यू वाई यू एक्स इनमें चलता है रिलेशन। समझ में आ गई बात? तो ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बनती है। 1D में सिंपल इनका मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिख लेंगे, क्योंकि 1D में एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन सेम ही एक ही लाइन में होंगी, तो कोस 0 या तो 1 बनेगा, कोस 180 माइनस 1 बनेगा, तो वो हम वैसे भी साइन के साथ रखेंगे तो अपने आप साइन अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, हमें अलग से कोस की वैल्यू याद रखने की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोस थीटा कितना है। समझ में आ गई क्या बात? अब अगर हम आगे फॉरवर्ड करें, आगे चलें, इन इक्वेशंस को यूज करना सीखें, तो 1D के अंदर हमें पता है कि 1D मोशन
यूज इन वन डी मोशन, एप्लीकेशन इन वन डी मोशन, ठीक है, एप्लीकेशन इन वन डी मोशन। वन डी मोशन में अब इसका एप्लीकेशन देखना चाहेंगे तो यार क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, हमें देखना है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सिंपल सी बात है। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, किसी अपोजिट उसकी अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव बन जाएगी। वन डी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है। अब जो जो पैरामीटर्स इस पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगे उनको पॉजिटिव मान लेंगे, जो अपोजिट में आएंगे उनको नेगेटिव मान लेंगे, सिंपल सी बात है। स्ट्रेट लाइन वन डी मोशन होना चाहिए, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास में एक पार्टिकल है, मान लो इस पार्टिकल को हमने बोल दिया कि 2 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करा और ये इस लाइन पे चल रहा है, मान लो इस लाइन पे चल रहा है और 2 मीटर पर सेकंड से हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, इस लाइन पे चल रहा है। इसकी एक्सेलरेशन हमें बोल दी गई कि एक्सेलरेशन इस तरफ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन का काम क्या है, एक्सेलरेशन होता है कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है अगर, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, उसी डायरेक्शन में चेंज करेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी में चेंज इस डायरेक्शन में करेगा। अगर मैं बोलूं कि ये t=0 का सिनेरियो है ना, t=0 का सिनेरियो, तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि हो क्या रहा है, इक्वेशंस तो लगाना सीख लेंगे। एक सेकंड बाद में क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूं एक सेकंड बाद में कुछ चल जाएगा, एक सेकंड बाद में अगर मैं देखूंगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 से बढ़ के 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वेलोसिटी में चेंज 1 का आ जाएगा। भाई एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन का मीनिंग समझो, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, यानी कि हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से चेंज कर देगा वेलोसिटी को। और वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो उसमें ऐड कर देगा, अपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देगा। भाई चेंज क्या है, डायरेक्शन में ही आया, जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ चेंज आया तो मतलब उसमें ऐड हुआ है ना वो वैल्यू, और अगर अपोजिट होगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड ऐड हो जाएगा, 1 सेकंड बाद तो ये वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर मैं यही पार्टिकल की वेलोसिटी पूछूंगा 2 सेकंड पे तो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी बेटा, t=2 सेकंड पे ये और चला जाएगा। अगर t=2 सेकंड पे अगर मैं बात करूंगा तो ये वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात, 4 मीटर पर सेकंड। यही मैं अगर इक्वेशन से करना चाहूंगा, मैं लगाऊं v=u+at, तो मुझे पहले तो साइन कंसीडर करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो मैं u को लिखूंगा u प्लस का 2 और एक्सेलरेशन को भी लिखूंगा प्लस का 1, तो फिर वेलोसिटी निकालूंगा किसी भी टाइम t पे u+at, तो ये लिखूंगा 2 प्लस एक्सेलरेशन 1 इंटू टाइम t, तो वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे 2 + t बन जाएगा। तो मैं t=1 सेकंड पे देखूंगा तो वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, t=1 सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड, t=2 सेकंड पे देखूंगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। तो वही तो हो रहा है, क्या हो रहा है, t एक सेकंड बढ़ाते जाओगे एक ऐड होता जाएगा। एक्सेलरेशन 1 थी तो देखो 1 टाइम्स टाइम का 1 टाइम्स ऐड होता जाएगा। अगर एक्सेलरेशन 2 होती तो टाइम का 2 टाइम्स ऐड होता जाएगा, हर सेकंड 2 से बढ़ती जाती। अगर एक्सेलरेशन 3 होती तो टाइम का 3 टाइम्स, यानी कि हर सेकंड 3 से बढ़ती रहती। समझ में आ गई क्या बात, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितना चल गया, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम एस लगा सकते हैं ut + ½ a t²। हमें देखना है कि 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ये s1 कितना हुआ है, कि ये डिस्प्लेसमेंट s1 कितना हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई s = ut + ½ a t² लगाएंगे। u कितना है बेटा, u हमने प्लस का राइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है अपन ने, ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू टाइम 1 सेकंड में पूछा है और t=1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, प्लस ½ इंटू एक्सेलरेशन कितनी बेटा 1 इंटू टाइम 1 सेकंड का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा 2 + 1/2, यानी कि 2.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया। यहां से यहां तक 2.5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आया। यहाँ पे जो टाइम होता है वो इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल, जहां से तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी है, तुमने जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी वहां से कितना टाइम आगे गए हो। t=0 की वेलोसिटी वही तो जहां से तुमने देखना स्टार्ट करी। हो सकता है पार्टिकल पहले से भी चल रहा हो, उसकी पहले भी कोई वेलोसिटी रही हो। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या, t=0 मतलब जब तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी वो t=0 होता है, उस समय इसकी वेलोसिटी इतनी थी। तो अब इससे आगे हर एक सेकंड में क्या होगा वो हम बता सकते हैं। तो ये जो टाइम होता है जो तुमने देखा उसके बाद क्या टाइम तक मूव करा वो टाइम इंटरवल होता है, और वही तुम्हारा t=0 होता है। उसके बाद टाइम 1 2 3 स्टॉप क्लॉक की तरह, जैसे तुमने देखा स्टॉप क्लॉक दबाया, अब फिर वो 1 2 3 4 5 चलती रहेगी। तो टाइम इंटरवल मेजर कर रही है कि तुमने ऑब्जर्वेशन लिया उसके बाद का इंटरवल कितना है। एग्जैक्ट टाइम तो हो सकता है तुमने 4 बजे लेना स्टार्ट करो, तुम यहाँ पे 4 थोड़ी लग दोगे,
समझ में आ गई क्या बात? ये टाइम इंटरवल होता है यहाँ पे कि कितना चले हो तुम, कितने सेकंड तक, कितने घंटे तक जो चले हो। ये हम बेसिक समझेंगे आज, क्योंकि बेसिक क्लियर करना यार किसी भी टॉपिक में बहुत जरूरी होता है कि हम फील कर पाए ना कि हम हमेशा मैथमेटिक्स के इक्वेशंस में फंसे हुए रह जाएंगे ना। अब जब ये दे दिया जाता तो सीधा अगर मैं तुम्हें बताता कि v = e + at लगाओ, तुम्हें पता ही नहीं पड़ पाता कि ये हो क्या रहा है, हर सेकंड हो क्या रहा है, हर सेकंड ये इसको 1 से बढ़ा रहा है। बट अब तुम बोलोगे कि सर 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, तो 1 सेकंड बाद में 2 × 1 ये 2 मीटर क्यों नहीं चला, 2.5 मीटर क्यों चल गया? और वो 2.5 क्यों चला? अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली चलता रहता तो 2 मीटर ही चल पाता। पर समस्या है कि इसकी हर एक इंस्टेंट पे, हर छोटे समय में वेलोसिटी 1 के हिसाब से 1 सेकंड में 1 बढ़ रही है ना, आधे सेकंड में आधे बढ़ी होगी, 1/4 सेकंड में 1/4 बढ़ी होगी, और 1/10 सेकंड में 0.1 मीटर पर सेकंड से बढ़ी होगी। तो हर छोटे से टाइम में, हर छोटे dt टाइम में इसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 3 हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 से ही चल रहा था और जैसे 1 सेकंड पूरा हुआ एकदम से 3 बन गई, ऐसा थोड़ी हुआ है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब कि पूरे इंटरवल में यूनिफॉर्म था, तो थोड़ा थोड़ा सभी पूरे में चेंज करा था, और तब जाकर के 1 सेकंड में पूरा चेंज 1 मीटर पर सेकंड के बराबर आया। इसलिए इसको 1 सेकंड का एवरेज होता है, ये जो भी होता है हम बोलते हैं ना, ये सब एक सेकंड के एवरेज होते हैं, और वो कांस्टेंट रेट से बढ़ा रहे होते हैं। तो हम बोलते हैं कि फिर किसी भी इंस्टेंट पे देख लो एवरेज इतना ही आएगा, तो कांस्टेंट ही है भाई। 1 सेकंड में इतना है तो आधे सेकंड में आधा, 1/4 सेकंड में 1/4 इतना बढ़ाता रहेगा। इसका मीनिंग ये है। तो हर छोटे समय में स्पीड बढ़ती रही, और यहाँ पे पहुंचते बढ़ते 3 हुई है। और अगर पूरे में यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 होती तो 2 मीटर ही चलता है 1 सेकंड में, लेकिन स्पीड बढ़ रही थी ना, तो पहले 2 से चला थोड़ा सा, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, थोड़ा और ज्यादा चलेगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी और ज्यादा चलते चलते टोटल 1 सेकंड में आधा मीटर एक्स्ट्रा चल जाएगा ये, क्योंकि स्पीड बढ़ते 3 हो गई है। समझ में आ गई क्या बात? तो ये क्या बन जाएगा, टोटल 2.5 मीटर चलेगा 1 सेकंड में। इसका ये मीनिंग है, इसलिए ये 2 से ज्यादा आ रहा है। क्लियर है क्या? अगर ये स्पीड 2 से कम हो रही होती लगातार, तो 2 से कम होते होते मान लो 1 पे पहुंचती, तो क्या ये 2 मीटर चल पाता? नहीं चल पाता। इनिशियली 2 पे था, लेकिन कम हो रही होती, स्पीड कम हो रही होती, तो अगर 2 से चलता तो 2 चलता, 2 से कम से चलना स्टार्ट करेगा तो उससे कम स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, 2 मीटर से कम करता अगर 1 सेकंड में, अगर ये एक्सेलरेशन पीछे उसकी स्पीड कम कर रहा होता तो। समझ में आ गई क्या बात? ये इनके मीनिंग्स हैं, ये इनकी मतलब डिटेलिंग है इनके डिस्प्लेसमेंट्स और वेलोसिटीज की। अच्छे क्वेश्चन तो मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम भी करेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ओलंपियाड लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन दिक्कत तो बच्चों को फंडामेंटल्स में होती है ना। इक्वेशंस लगाना उनको सिखा दिया जाता है, इक्वेशंस का मीनिंग क्या है वो फील नहीं कर पाते उन चीजों को कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। मैथमेटिक्स सीख ली जाती है फिजिक्स के बजाय। समझ में आ गई क्या बात? तो ये इनकी फिजिक्स है, ये अंदर छोटे छोटे हिस्से में बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में देखना पड़ता है तुम्हें, जब चीजें बदल रही होती हैं तो। ठीक है क्या? और बाकी तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो फिर हम ऐसा थोड़ा ना कि हम बैठेंगे हर dt में जोड़ते रहेंगे। हम वो काम समझ लेंगे कि हुआ कैसे है, करेंगे तो हम भी इसी तरीके से। क्यों? क्योंकि हमें चीजें जल्दी भी तो करनी है, हमें बस एक ही क्वेश्चन थोड़ी सोल्व करना है। समझ में आई बात? और हमें और भी आगे की नई चीजें सीखनी है। अगर हम इनके कुछ रिजल्ट्स नहीं बनाएंगे कि हम डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं इस बड़े इंटरवल में, तब हम आगे की चीजें कैसे सीखेंगे? हम एक पे ही चीजें पे लगे रहेंगे, भाई छोटे छोटे इसमें देखते रहो, इसकी फीलिंग लेते रहो। फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक तुम्हें खुद को कंट्रोल भी करना पड़ेगा फिर। बट हाँ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई तुम्हें पूछ ले कि ये क्या हुआ है, तो फिर तुम्हारे ऊपर तुरंत जवाब आना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे हुआ है भाई। उसमें फिजिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर तुम ये नहीं बोलो मैथ्स देखो ऐसे कह रही है, मैथ्स कहती है और मैथ्स सही कहती है, हमारे फिजिकल सिनेरियोज को एक्सप्लेन करती है, उसके लिए हमें हेल्प करती है चीजें कैलकुलेट करने में। लेकिन हमें फिजिकल सिनेरियोज क्या हुआ है फीलिंग आनी चाहिए उस चीज की कि कैसे कैसे चीजें मूव करी हैं, क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। इस तरीके से हम किसी भी टाइम टी पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेसिक सा एग्जांपल दोबारा से लेता हूं कि मैं एक्सेलरेशन को अपोजिट लेता हूं, वेलोसिटी के अपोजिट, या फिर इसी में मैं मेथड ये साइन कन्वेंशन 1 है, साइन कन्वेंशन का फर्स्ट मेथड है। अगर इसी को मैं साइन कन्वेंशन के सेकंड मेथड से लूंगा कि मैं बोल दूंगा कि मैं लेफ्ट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता चाहता हूं, तो बोलो ठीक है, राइट की डायरेक्शन की जो है वो चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। अब राइट में क्या क्या पैरामीटर्स हैं? राइट में पैरामीटर्स हैं, इसमें कोई भी पैरामीटर लेफ्ट में था ही नहीं, सारे राइट में ही हैं जो हमने मान रखे हैं। तो एक्सेलरेशन भी भाई लेफ्ट की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो राइट में एक्सेलरेशन तो नेगेटिव लिखा जाएगा। एक्सेलरेशन इसका लिखा जाएगा बेटा -1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इनिशियल भी लिखी जाएगी -2 मीटर पर सेकंड। समझ में आई क्या बात? अब अगर राइट में डिस्प्लेसमेंट आएगा
तो वो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि राइट की सारी क्वांटिटीज नेगेटिव हैं। हमारे डिस्प्लेसमेंट देखो पॉजिटिव आया था, क्यों? क्योंकि राइट में मूव करा था और राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी हमने, तो वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही आया। इस पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे है राइट साइड। तो अगर वेलोसिटी तुम्हारी प्लस का 4 मीटर पर सेकंड आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड में ही है। समझ में आई क्या बात? और ये डिस्प्लेसमेंट 2.5 मीटर प्लस का आया, प्लस का मतलब कि राइट साइड है, प्लस का मतलब ये है राइट साइड। राइट साइड को पॉजिटिव मान रहे हैं हम। अगर हम लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मान के राइट साइड को नेगेटिव मान लें, अब राइट साइड के सारे पैरामीटर्स नेगेटिव आएंगे, और नेगेटिव का मतलब ही राइट साइड है इस बार। तो तुम ये मत सोचो कि देखो आंसर तो सर नेगेटिव आ जाएंगे इस बार, वो तो बदल गए, बदले नहीं है। अरे तुम्हारे लिखने का तरीका बदला है। तुमने जो डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव मानी थी, वो डायरेक्शन का सेंस बदला है। डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी राइट में ही है, एक्चुअल डायरेक्शन तो वही होगी। एक्चुअल वेलोसिटी तुमने एक्सेलरेशन -1 लिखी ना, -1 का मतलब राइट में 1 मीटर पर सेकंड है, और एक्चुअल में भी उसके पास राइट में ही 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी राइट में 2 मीटर पर सेकंड है, और तुमने माइनस लिखी, इसका मतलब कि तुम्हारा माइनस राइट में है इस बार, तो वो राइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस माइनस तो हमने बनाया उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, है तो वो राइट में ही ना, और माइनस अभी भी राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई क्या बात? आंसर दोनों सेम है। अगर मैं यहां पे देखूंगा तो प्लस का 4 अगर कोई आंसर आ रहा है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूंगा v इक्वल टू u प्लस at, तो वेलोसिटी में साइन के साथ रखूंगा -2 प्लस एक्सेलरेशन -1 और टाइम 2 सेकंड, तो वेलोसिटी माइनस का 4 मीटर पर सेकंड आएगी। और माइनस का 4 मीटर नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव मीन्स राइट साइड। नेगेटिव का मतलब राइट साइड है इस बार। और वहां पे भी तो ये आ रहा था, यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड राइट साइड ही आ रही थी, क्योंकि पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब राइट साइड था, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब राइट साइड। साइड तो राइट वाली है अभी भी। समझ में आ गई क्या बात? तो आंसर नहीं बदला है, बस लिखने का तरीका बदल गया। तुम्हारा प्लस माइनस तुम्हारी डायरेक्शन, तुमने जो माने डायरेक्शन मानी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कोई इंसान राइट को पॉजिटिव मानेगा, कोई लेफ्ट को, इसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ना। लेकिन देखो ब्यूटी है इसकी कि वो फाइनल आंसर, उसका मीनिंग सेम रहेगा। डायरेक्शन तुम जो प्लस माइनस मान लो, उसका मीनिंग सेम रहेगा। पहले वाले में राइट में पॉजिटिव था तो पॉजिटिव को राइट बोले थे, इस बार नेगेटिव को राइट बोलेंगे, तो है वेलोसिटी राइट में ही। डिस्प्लेसमेंट अगर तुम निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट तुम लिखोगे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस का 2 इंटू टाइम 2 सेकंड में निकालना है, मान लो 1 सेकंड का ही निकालना है, तो चलो कंपेयर कर लेंगे उससे। फिर वेलोसिटी टाइम 1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -1 इंटू टाइम 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस का 2 माइनस का 0.5 माइनस का 2.5 मीटर आया। और माइनस मीन्स नेगेटिव, मीन्स बेटा राइट साइड। समझ में आ गई बात? नेगेटिव का क्या मतलब है बेटा? राइट साइड उसका नेगेटिव का मतलब है। क्लियर है बात? नेगेटिव का सिंपल मीनिंग है राइट साइड। ठीक है, अपने इस कन्वेंशन के हिसाब से, उस कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव का मतलब राइट था, तो सारी चीजें पॉजिटिव में आ रही थी, क्योंकि राइट में डिस्प्लेसमेंट होना है तो वो पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे राइट में डिस्प्लेसमेंट होना है तो हमारा नेगेटिव था राइट से, तो नेगेटिव में ही आया। देखो साइन के साथ रखेंगे, साइन के साथ आंसर आएगा, उसका फिजिकल मीनिंग नहीं बदलेगा, रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब तुम बोलोगे कि सर इसको उस तरीके से एक्सप्लेन करो ना, जैसे आपने बोला था कि इसकी तरफ था तो देखो इसको बढ़ा देगा, अभी तो माइनस में है तो भी माइनस में बढ़ा देगा, क्या ही फर्क पड़ता है। इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन a है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इस तरफ हो रही है, तो माइनस की वेलोसिटी में माइनस में ही चेंज होगा, क्योंकि राइट डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन भी तो नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव ही है। तो -2 में अगर -1 का चेंज करोगे तो -3 तो बनेगा 1 सेकंड बाद, तो अब ये -3 बन जाएगा। और उससे अगले सेकंड बाद -1 का और चेंज करोगे तो वो -4 बन जाएगा। तो माइनस इस बार राइट को रिप्रेजेंट करेगा सेकंड साइन कन्वेंशन में। समझ में आ गई क्या बात? तो इसी तरीके से भाई बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हमें इसी चीज़ों की होनी चाहिए, और ये हमें बस वो बता रहा है कि बेसिक्स कैसे काम कर रहे हैं। हमने बिल्कुल आसान सवाल उठाया बेसिक्स कैसे काम कर रहे हैं उसको समझने के लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट। अगर बेसिक्स का एक क्वेश्चन उठाना चाहूँ जिसमें तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, उसके लिए तुम समझो कि मान लो तुम्हारे पास यही उठा लेते हैं, बस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है सबसे पहले तो कि होगा क्या धीरे धीरे। यहाँ पे आ जाओगे तुम, मान लो एक्सेलरेशन इस बार पीछे की तरफ है, इस तरफ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एक तरफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका मतलब क्या है कि हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से किस तरफ चेंज करेगा, इस बार वो चेंज इस तरफ करेगा। समझ में आई ये बात? इस बार वो चेंज इस तरफ करेगा, तो 1 सेकंड बाद में जो वेलोसिटी होगी मेरे दोस्त, 1 सेकंड बाद की वेलोसिटी कितनी होगी?
वेलोसिटी इस तरफ है लेकिन चेंज इस तरफ, चेंज यानी कि वो इस तरफ ऐड करेगा उसको, समझ में आई बात, इस तरफ बदलना चाहता है। तो 2 में ये वाला 1 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना यार। 2 में से 1 माइनस हो गया, एक तरीके से वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टर क्वांटिटीज है ना, मैग्नीट्यूड थोड़ी ऐड करने, 2 + 1 3 कर दोगे। इस वाले 2 में ये वाला 1 ऐड करोगे यानी -1 कर दोगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि वेलोसिटी 1 सेकंड बाद में 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वेलोसिटी कम करेगा इस बार। अगले सेकंड अगर मैं देखूंगा तो वेलोसिटी और कम हो जाएगी, 2 सेकंड बाद में वेलोसिटी हो जाएगी 0, यानी कि पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। हमसे पूछा जाए कितने टाइम बाद में पार्टिकल रेस्ट में आएगा, 2 सेकंड, हम सीधे बोल सकते हैं हर सेकंड 1 से कम होगा ना यार, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अपोजिट में एक्सेलरेशन है तो उसको वेलोसिटी को कम करता जाएगा, कितने टाइम में 0 कर देगा, 2 सेकंड में 1 कम करेगा तो 2 से 0 होने में 2 सेकंड लग जाएंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है। वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा लो, है ना। अब तुम्हें पता है कि साइन कन्वेंशन से तो फर्क पड़ता नहीं है, उसका फिजिकल मीनिंग वही रहता है, बस प्लस माइनस के साइन चेंज हो जाते हैं अपनी साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो हम राइट डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे 2 मीटर पर सेकंड, तो इस बार एक्सेलरेशन -1 लिखा जाएगा। और अगर मैं लेफ्ट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता तो u नेगेटिव और a पॉजिटिव लिखा जाता, होते अपोजिट साइन के एक दूसरे से, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना यार। समझ में आ गई क्या बात। तो ये बन जाएगा u और a। अब वेलोसिटी एट एनी टाइम t लिखना होगा, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t जो बन जाएगा वो u + at बनेगा दोस्त। t = 1 सेकंड पे वेलोसिटी देखो तो वेलोसिटी आ जाएगा u यानी कि 2 + एक्सेलरेशन -1 इंटू टाइम 1 सेकंड, तो 2 - 1 मीटर पर सेकंड आ गई देखो। t = 2 सेकंड पे अब ऐसे ऐसे पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी 0 किस टाइम पे होगी, तो वेलोसिटी = u + at लगा करके देख लें, वेलोसिटी 0 रख रहा, इनिशियल वेलोसिटी 2 है प्लस एक्सेलरेशन -1 है, टाइम t, तो देखो ये 2 - t = 0, टाइम कितना आ गया 2 सेकंड। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालते तो वो 0 निकल के आ जाती है, एक ही बात है। समझ में आ गई क्या बात। ये चीज़ें हैं। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो गई, देखो 2 सेकंड बाद में एक पहले 1 से कम हुई, फिर 1 से कम हुई, 2 कम हो गई और 2 ही थी, 2 से कम हो गई तो 0 बन गया। अब उसके बाद में अगर देखूं तो पार्टिकल रेस्ट में आ गया, एक्सेलरेशन तो अभी भी है ना लेफ्ट में, एक्सेलरेशन अभी भी लेफ्ट में है, तो अब क्या करेगा, अब पार्टिकल लेफ्ट में दौड़ेगा। अब पार्टिकल लेफ्ट में दौड़ना स्टार्ट करेगा, यानी कि पार्टिकल इधर गया, स्पीड कम हुई, रुका, अब वो वापस लौट के आएगा इधर की तरफ। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो वेलोसिटी तो इधर की तरफ चेंज करता रहेगा वो लगातार। तो 1 सेकंड बाद में वेलोसिटी इधर एक और ऐड करेगा, तो अब इधर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी। समझ में आ गई बात। सबसे पहले 1 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट निकालने की, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो तुम्हें क्या लगता है 2 से कम आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। हमने ऊपर ही समझा था कि अगर 2 की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी लगातार तो 2 से ज्यादा चल जाएगा। 1 सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट चलता तो 2 × 1 2 मीटर चलता, बट अगर स्पीड बढ़ती हुई रहेगी तो हम ज्यादा चलेंगे, लेकिन अगर स्पीड घटती हुई चलेगी तो हम कम चलेंगे, 2 से कम, क्योंकि स्पीड घट रही है लगातार, 2 से कम होती जा रही है, तो हर सेकंड मैं बराबर नहीं चल रहा, कम चलता, हर अगले टाइम में थोड़ा कम चलूंगा, हर अगले टाइम में थोड़ा कम चलूंगा, तो 2 नहीं पहुंच पाऊंगा, 1 सेकंड में 2 मीटर नहीं चल पाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लगा लो, s = ut + ½ at²। डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड कैलकुलेट करके देख लो, तो ये s आ जाएगा बेटा कितना, s1, u कितना है प्लस का 2 इंटू टाइम 1 सेकंड में करना ही है, प्लस ½ इंटू एक्सेलरेशन इस बार -1 है और टाइम 1 का स्क्वायर, तो 2 - 0.5, इस बार 1.5 मीटर ही चले हो। देखो इस बार कितना चले हो बेटा, 0.5 चले हो, सॉरी 1.5, यानी कि अगर तुम यहाँ पे ये 2 मीटर होता तो ये तुम्हारा तुम इतना ही, 1 सेकंड में अगर तुम कांस्टेंट से चलते तो 2 मीटर, अगर ये होता तो ये 1.5 मीटर तुम यहीं पहुंच पाए हो। समझ में आई क्या बात। 2 मीटर से पहले ही मतलब कि 1 सेकंड पूरा हो गया 2 मीटर पहुंचने से पहले ही, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूंगा 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये अगर मैं देखूं 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट t = 2 सेकंड का, t = 2 सेकंड का अगर मैं देखूंगा तो s2 बन जाएगा 2 × u × t, टाइम 2 सेकंड प्लस ½ इंटू एक्सेलरेशन -1 इंटू टाइम 1 सेकंड का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा दोस्त, 2 माइनस का 2 × 2 4 -0. अच्छा 2 का स्क्वायर बनेगा ना यहाँ पे, टाइम का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस का 2 बन जाएगा, तो कितना बना 2 मीटर। यानी कि तुम ध्यान से देखो, पहले तो तुम 1 सेकंड में 1.5 मीटर चले थे, अगले 1 सेकंड में तुम सिर्फ ½ मीटर चले, तभी तो 2 सेकंड में टोटल 2 मीटर चले। तो पहले अगर तुम 1 सेकंड में 2 मीटर चले थे तो अगले 1 सेकंड में तो तुम दोस्त ½ मीटर ही चले हो। समझ में आ गई क्या बात, अगले 1 सेकंड में तो ½ मीटर ही चले हो तुम। तो इस तरीके से ये है तुम्हारा 1.5 मीटर और ये है तुम्हारा 2 मीटर, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक तुम 1 सेकंड में कितने चले हो बेटा, 0.5 मीटर चले हो।
बट अब क्या होगा, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे अगर मैं देखूं, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे अगर मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है। सबसे पहले तो वेलोसिटी निकाल लेता हूँ टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो u प्लस ए टी लगा दूंगा, इनिशियल वेलोसिटी 2 थी प्लस एक्सेलरेशन -1 और टाइम 3 सेकंड, कितना आ जाएगा माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। और हम वैसे भी बोल सकते थे कि भाई पहले 2 से 1 सेकंड में कम होकर 1 हुई, फिर 1 और कम होकर 0, फिर 1 और कम होकर तो -1, फिर 1 और कम होकर -2, फिर -3, फिर नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ती रहेगी इसकी, हर सेकंड एक नेगेटिव में ऐड होता रहेगा, क्योंकि हमने लेफ्ट को नेगेटिव मान रखा है। तो -1 मीटर पर सेकंड, यानी कि माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब है कि लेफ्ट में मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड वेलोसिटी लेफ्ट साइड आ गई, क्योंकि राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, ये पॉजिटिव आ रहे थे तो तब तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था। जैसे ही 3 सेकंड पे देखा वेलोसिटी नेगेटिव, यानी कि अब ये गई होगी, रुकी होगी, वापस लौट के अभी ये पीछे की तरफ चल रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना, 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी 3 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो तुम लिखोगे ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, u इंटू टाइम 3 सेकंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -1 इंटू टाइम 3 का स्क्वायर। तो कितना बनेगा बेटा 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/2 4.5 और 3 2 जा 6। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 1.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 1.5 का मतलब ये नहीं कि यहां से 1.5 मीटर पीछे चला गया, नहीं, t इक्वल टू 3 सेकंड पे टोटली डिस्प्लेसमेंट 1.5 है, यानी कि यहां से घूम फिर के जहां भी आया होगा वो यहां से 1.5 मीटर यहीं पे है वो। ये कैसी बात, यहाँ पे गया होगा, फिर वेलोसिटी 0 तो पीछे लौटा ना, लौटा तो यहाँ पे आ गया अगले सेकंड में, 0 में वेलोसिटी हुई, 2 सेकंड में वेलोसिटी 0, फिर अगले 1 सेकंड में वापस यहाँ पे आ गया, क्योंकि 1 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट था 1.5, वही 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वही डिस्प्लेसमेंट अब 3 सेकंड का आ रहा है। अब ये वापस लौट रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनो इस चीज को, अब ये वापस लौट रहा है पार्टिकल, समझ में आ गई ये बात। अब अगर मैं बात करूंगा कौन से सेकंड पे, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे ये वापस लौट गया और इसी जगह पे है जहां पे टी इक्वल टू 1 पे था, सेम पोजीशन पे, लेकिन इस बार वेलोसिटी अपोजिट में, और वेलोसिटी भी उतनी है जितनी, वेलोसिटी भी उतनी है जितनी इसके पास थी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। -1 का मतलब क्या है बेटा, लेफ्ट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट 1.5 है, तो 1.5 तो 1 सेकंड पे भी था ही ना, वही 3 सेकंड पे भी है, यानी कि अब ये लौट के आ चुका है, इन 2 सेकंड में ये वापस लौट के आ चुका है। समझ में आ गई क्या बात। पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस लौटा। मैं टी इक्वल टू 4 सेकंड पे देखता हूं, टी इक्वल टू 4 सेकंड पे, ध्यान से, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की चीजें आसान बनाने के लिए। 4 सेकंड पे देखा मैंने, तो वेलोसिटी कितनी आई बेटा, u प्लस ए टी लगा देंगे, इनिशियल वेलोसिटी 2 है प्लस एक्सेलरेशन -1 है, और टाइम कितना 4 सेकंड पे देखना है हमें, कितना बन जाएगा 2 - 4 माइनस का 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 4 सेकंड पे -2 हो गई। और हम वैसे भी बोल सकते थे हर सेकंड 1 से कम हो रही है, 2 सेकंड में 0 और 2 सेकंड में और लगाएंगे तो -2 हो जाएगी, एक एक कम होते होते। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूंगा 4 सेकंड में, तो कितना हुआ ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, u है 2, टाइम कितना है 4, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है -1 और टाइम 4 का स्क्वायर, कितना बनेगा 4 2 जा 8 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 8। डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 0 मीटर। ये 0 मीटर कुछ तो कह रहा है तुम्हें, कुछ तो इंडिकेट कर रहा है कि 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। मतलब क्या है, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब पार्टिकल वहीं आ गया जहां पे था। मैं नीचे की तरफ लाइन बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे गया होगा फिर नीचे हटा होगा फिर इस तरफ, इसको थोड़ी पता है नीचे हटना है यार, वो उसी लाइन में चल रहा है, इधर गया फिर वापस लौट के यहाँ पे आ चुका है 1 सेकंड बाद में, फिर अगले सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0, तो वो लाइन पे ही हो रहा है। बस मैं उसको अलग तरीके से दिखाने के लिए, लौटने वाले पाथ को अलग दिखाने के लिए लाइन पे बना रहा हूँ, बाकी मोशन एक ही लाइन में हो रहा है। लेफ्ट, पहले लेफ्ट यहाँ से गया राइट, यहाँ पे रुका और फिर उसी लाइन पे वापस चल रहा है, और ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, पहले इधर गया फिर वापस लौटा चला जाएगा। मैं दूसरा पाथ दिखाने के लिए अलग से रिटर्न वाला अलग से लाइन बना रहा हूँ। समझ में आ गई क्या बात, यानी कि अब ये यहीं पे होगा इनिशियल पोजीशन पे, और पीछे की तरफ किससे जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड से। ये बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छे अच्छे सवालों की टाइम जो है वो, मतलब बहुत अच्छे सवाल आधे आधे टाइम में सोल्व हो जाते हैं इससे, अगर ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें दिमाग में सेट है तो। ठीक है, इस पे ध्यान से देखो कि अगर ये पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट देखो, ये डिस्प्लेसमेंट जो 0.5 मीटर हुआ था वापस ये 0.5 मीटर हो गया, फिर जो 1.5 हुआ था वो अगले सेकंड 1.5 मीटर हुआ होगा। मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 1.5 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 1.5 चल के ही तो आया होगा, यानी कि पहले 1 सेकंड में जो इधर गया था उतना ही चौथे सेकंड में इधर आया है, और जो दूसरे सेकंड में इधर गया था तीसरे सेकंड में इधर आया है, तभी तो 4 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, उसी लाइन पे आ गया जहां पे था, और उसी स्पीड से जिस स्पीड से गया था। ये बहुत खूबसूरत
ऑब्जर्वेशन है। इसको ध्यान से देखो, इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से अलग से बनाएं तो हुआ ये है, कुछ इस तरीके का मोशन हुआ है कि पार्टिकल यहाँ पे टर्न किया है। ये जो लाइन है ये टर्निंग लाइन है, ये क्या है बेटा, ये टर्निंग वाली लाइन है, यहाँ पे टर्निंग हुई है। पार्टिकल गया है और वापस लौट के आया है, पार्टिकल गया है वापस लौट के आया है। सेम टाइम पे सेम लाइन पे सेम डिस्प्लेसमेंट पे जब होगा उस समय राइट में जितनी वेलोसिटी होगी उतनी लेफ्ट में होगी। और ये 1 सेकंड पहले की कहानी है कि 1 सेकंड बाद की कहानी है। जो टर्निंग वाला पॉइंट है ना उसके अबाउट सिमेट्रिक मोशन होगा, उससे जितने टाइम पहले जो मोशन होगा उतने टाइम बाद में भी उतना ही मोशन होगा। यानी कि अगर ये कोई टाइम टी नॉट है और टी नॉट से 1 सेकंड पहले जो हुआ होगा वही 1 सेकंड बाद में भी डिस्प्लेसमेंट है, और वेलोसिटी जो इधर रहेगी वो लेकिन वेलोसिटी पलट जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वही होगा। 2 सेकंड पहले जहां रहा होगा 2 सेकंड बाद वहीं रहा होगा, 3 सेकंड पहले जहां रहा होगा 3 सेकंड बाद भी वहीं रहेगा। ये टर्निंग वाला पॉइंट जो टाइम है उससे पहले का टाइम और उसके बाद के टाइम का मोशन सिमेट्रिक है, बस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट है, पोजीशन सेम आएंगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। समझ में आ गई क्या यार? बहुत खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमें याद रखनी है। इंफॉर्मेशन एज ए रिजल्ट याद रख लोगे इसको तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो अगर इसको मैं सही तरीके से ड्रॉ करके देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार एक पार्टिकल ऐसे गया और वो वापस लौट के आ रहा है। ऐसे देखो, सबसे पहली बात तो ये फॉरवर्ड पाथ है और ये रिटर्न वाला पाथ है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी ना समझें कि पार्टिकल पहले इस तरफ जाएगा अगर फिर वो नीचे की तरफ घूमेगा और फिर इधर आएगा, नहीं, ये घूम नहीं रहा है, ये यूटर्न को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बस मैं अलग पाथ, रिटर्न पाथ को अलग से दिखाने के लिए बता रहा हूं। इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई होगी, ये टाइम टी नॉट है। अगर इसको टर्निंग पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। लेकिन ये होगा कब, टर्निंग होगी कब? जब वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन होगी। ये जो वेलोसिटी है ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी ये थी, और एक्सेलरेशन अपोजिट में a, और ये एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है और वो हमेशा लेफ्ट में रख, डायरेक्शन के साथ भी कांस्टेंट होना चाहिए ना, हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है तो हर सेकंड a से कम होता है। इनिशियल वेलोसिटी u है, 1 सेकंड बाद u माइनस है, फिर ये u माइनस 2 है, u माइनस 3 है, तो t टाइम बाद u माइनस t है। समझ में आई क्या बात? इसीलिए तो u प्लस 80 लगाएंगे तो a को माइनस से रखेंगे तो u माइनस 80 तो बनेगा वो। समझ में आ गई क्या बात यार? ये बेसिक साइंस के। अब अगर किसी भी इंस्टेंट पे बोलूंगा मैं, इस जगह पे बोलूं, ठीक है, इस जगह पे बोलूं, इस जगह पे बोलूं, इस जगह पे बोलूं, बहुत सारे अलग अलग टाइम मैं देख सकता हूं, ठीक है ना। इसको मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और तुम भी ध्यान से समझना कि हो क्या रहा होगा। सबसे पहली बात तो जब वो वापस लौटा था इनिशियल पोजीशन पे तो हो क्या रहा है, जितने टाइम में वो गया था उतने टाइम में वापस लौट के आया। 2 सेकंड में गया, 2 सेकंड में वापस लौट गया, 4 सेकंड पे वापस। दूसरा, जिस स्पीड से जाता है उसी स्पीड किसी भी लाइन पे किसी भी एक डिस्प्लेसमेंट पे जाते समय जो वेलोसिटी होती है आते समय वापस वही वेलोसिटी होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे u वेलोसिटी से गया था तो यहाँ पे लौटेगा u वेलोसिटी से पीछे की तरफ, u वेलोसिटी से पीछे की तरफ लौटेगा, बिल्कुल सही बात है। ये t इक्वल टू 0 सेकंड है, ये t इक्वल टू 0 सेकंड है, ये t इक्वल टू कैपिटल T मतलब टोटल टाइम बोल देते हैं इसको वापस लौटने का, ठीक है। इसको t इक्वल टू टी नॉट बोला तो मैं बोलूंगा देखो ये t इक्वल टू टी नॉट, यहां से यहां तक जाने में अगर टी नॉट टाइम लगा तो यहां से आने में भी टी नॉट टाइम लगा होगा, तो ये t जो है वो 2t नॉट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, इस पॉइंट पे अगर मान लो वेलोसिटी v1 से इधर गया था, ये t1 टाइम है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी v1 से ही लौटेगा सेम पॉइंट, लौटते समय इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 ही होगी। इस पॉइंट पे अगर ये वेलोसिटी v1 से इधर चल रहा था तो सेम पॉइंट पे जब लौट के आएगा तो अपोजिट में वेलोसिटी v2 हो जाएगी। इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी v3 से गया था तो सेम पोजीशन पे वापस लौटते समय अपोजिट में वेलोसिटी v3 हो जाएगी। एक तो ये रिजल्ट है। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से पहुंचने में टाइम t नॉट लगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t नॉट लगेगा। यहाँ से यहाँ तक का t1 टाइम है तो यहाँ से यहाँ तक का भी t1, यहाँ से यहाँ तक का t2 तो यहाँ से यहाँ तक का t2, यहाँ से यहाँ तक का t3 तो यहाँ से यहाँ तक का t3। यानी कि जो मोशन जहाँ पे वेलोसिटी 0 है उससे t3 पहले और t3 बाद वहीं, t2 पहले t2 बाद वहीं, t1 पहले t1 बाद वहीं, t0 पहले t0 बाद भी वहीं। समझ में आई क्या बात है? लेकिन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट, तब की बात है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का इसको ड्रॉ करने में थोड़ा सा वो लगेगा हेल्प, डायग्राम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी तो थोड़ा हम खुला खुला
शुरू से बनाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने का टाइम अगर ये टी नॉट है तो सेम यहाँ से और वापस लौटने का जो टाइम होगा बेटा वो भी टी नॉट ही होगा। समझ में आई क्या बात? डैश लाइन से दिखा देते हैं ताकि डायग्राम गंदा ना हो। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर टी नॉट टाइम लगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी नॉट ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और कांस्टेंट है और वेलोसिटी उसके हिसाब से लगातार हर सेकंड उतना ही चेंज आएगा सेम। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा है, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा है तो सेम उस जगह से टर्निंग पॉइंट से वापस उसी जगह पर आने में ये जो टाइम लगेगा ये भी t1 ही लगेगा। दूसरा, अगर यहां से यहां तक जाने में अगर t2 टाइम लगा है तो सेम वहां से वापस आने में ये जो टाइम लगेगा ये t2 ही लगेगा। समझ में आई क्या बात? दूसरा, अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक का टाइम t3 लगा है, ये अगर t3 लगा है तो यहां से यहां तक का ये टाइम भी कितना ही लगेगा बेटा? t3 ही लगेगा। क्लियर है क्या? ये t3 लगेगा। ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये कब है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ में आई बात? ये ऑब्जर्वेशन कब की है? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। टर्निंग पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक मोशन होता है, जितना t3 समय पहले जहां पे होगा उतने t3 समय, यानी कि 2 सेकंड पहले जहां पे होगा 2 सेकंड बाद भी होगा, 3 सेकंड पहले जहां होगा 3 सेकंड बाद भी होगा, 4 सेकंड पहले 4 सेकंड बाद भी वही होगा। समझ में आ गई क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन देना चाहूं कि सिंपल सा है कि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हें उसके ऊपर आंसर करना है और फिर हम इसके ऊपर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हम इस पर करना स्टार्ट करेंगे अगर हमें बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई है तो। अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल को 2 मीटर पर सेकंड से फेंका जाए और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ दे दिया जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ कितनी है बेटा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फिर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? लगातार कम होती जाएगी। और अगर वो स्पीड लगातार कम होती जाएगी तो ये रुकेगा। 2 मीटर पर सेकंड नहीं लेते हैं, इसको ले लेते हैं एक तरीके से, इसको 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, तो साथ में इसकी जो अपोजिट एक्सेलरेशन इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। पार्टिकल जाएगा और वापस लौटेगा, तो तुम्हें पता करना है, फाइंड करना है। फाइंड पहला पार्ट, टाइम when particle will stop, जब पार्टिकल स्टॉप रुकेगा। दूसरा, टाइम when average velocity of particle will become 0। तीसरा, एवरेज स्पीड इन द सेम टाइम इंटरवल दैट यू कैलकुलेटेड इन पार्ट 2। यानी कि सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जो तुमने टाइम निकाला ना, उतने टाइम में इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। समझ में आई बात? चौथा, अगर मैं पूछूं कि टाइम व्हेन इट इज एट अ डिस्प्लेसमेंट एट अ डिस्टेंस, व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस, इट इज एट हाफ ऑफ इट्स maximum displacement towards राइट साइड में ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से आधी डिस्टेंस पे
आधे डिस्प्लेसमेंट पे कितने समय पे होगा, वो सब चीजें बतानी है। तो देखो अगर तुम्हें ऑब्जर्वेशन अगर समझ में आती है तो तुम देखो खटाखट मैं तुम्हें तुरंत तुरंत आंसर निकाल के दूंगा, और तुम इक्वेशंस में अगर लगे रहोगे तो तुम सिनेरियो नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले हमारे पास ये तुम्हारे पास ये बताऊं तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। हमें पता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, पार्टिकल घूमेगा। पार्टिकल घूमेगा तो हम ऐसे बना लेते हैं कि पार्टिकल घूमेगा भाई, चलो ठीक है, पार्टिकल घूमेगा। तो हम जाने का पाथ अलग बना लेते हैं और आने का पाथ, ऐसे घूमेगा नहीं है, ये चलेगा सीधे और वापस लौटेगा। तो या तो हम अलग ही बना लेते हैं ना, कि जाने का पाथ ऐसे बना लेते हैं और वेलोसिटी 0 के बाद में आने का पाथ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा। फिर ये रिटर्न वाला पाथ है, ये जाने वाला पाथ है, ठीक है। इन पाथ्स के ऊपर कब कहाँ होगा ये बताना है। सबसे पहले तो वेलोसिटी 0 कहाँ होगी, हम कुछ इन्फॉर्मेशन सीधे निकाल लेते हैं। हम सीधे देखिए यार 10 मीटर पर सेकंड थी, हर सेकंड 2 से कम होगी, तो 10 से कम कितने टाइम में, 5 सेकंड में कम हो जाएगी। तो ये टाइम कितना आएगा यहाँ पे टी नॉट अगर बोलो तो 5 सेकंड आ जाएगा। सीधे बोल सकता हूँ ना भाई, 10 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड ये अपोजिट में पीछे की तरफ 2 ऐड करेगा, तो 2 10 बार ऐड 5 बार ऐड कर देगा तो 10 हो गई अपोजिट में वेलोसिटी चेंज, और 10 से -10 0 हो जाएगा। या फिर तुम इक्वेशन, मैं तुम्हें वैसे भी बताता हुआ चलूंगा और इक्वेशन से भी लिखता हुआ चलूंगा, तुम्हें बिना इक्वेशन के बताता हुआ चलूंगा कितना आएगा आंसर, और फिर इक्वेशन से लिखता हुआ भी चलूंगा, है ना। जो मैं बताऊंगा ओरली वो लिखूंगा नहीं, और इक्वेशन जो बनाऊंगा वो मैं लिख के बताऊंगा। तो अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी 0 कब होगी, उसके लिए v इक्वल टू यू प्लस AT लगा देंगे। हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो u तुम्हारा प्लस का 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और एक्सेलरेशन बेटा तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस केस में क्या बनेगा, वेलोसिटी 0 यानी कि 0 इक्वल टू 10 माइनस 2t, टाइम आ जाएगा 5 सेकंड। देखो टी नोट आ गया 5 सेकंड, जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, टाइम को हमने टी नोट बोल दिया होता तो ये टी नोट बन जाता। आ गया जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ये टर्निंग पॉइंट है। क्या है बेटा, ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग, यहाँ पे टर्निंग होगी, ठीक है। अब उसके बाद में अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट है टाइम व्हेन पार्टिकल स्टॉप, आ गया, पहले पार्ट का यही आंसर है, पहले पार्ट का आंसर यही है। दूसरा पार्ट तुमसे पूछा गया क्या है, दूसरा पार्ट पूछा गया कि जब एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज वेलोसिटी 0 होने के लिए, v एवरेज 0 होने के लिए डिस्प्लेसमेंट को 0 होना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का कब 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल वापस वहीं लौट जाएगा, इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जहां पे था उसी जगह पे वापस लौट के आ जाए। और ऐसा कब होगा, अगर तुम्हें पता है कि जितना इधर जाने में समय लगेगा उतना ही वापस आने में समय लगेगा, तो ये अगर 5 सेकंड का समय है तो ये भी 5 सेकंड का, इधर जाने में 5 सेकंड लगे तो इधर आने में 5 सेकंड लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा 10 सेकंड। सीधा बता सकते हो तुम, तुम्हें इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। और पूछा जाए कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखो वेलोसिटी पीछे की तरफ हो जाएगी बेटा, 5 पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यहाँ पे पहुंचेगा तो। समझ में आ गई क्या बात। तो सेकंड का आंसर तुम सीधे ही लगा दोगे, t इक्वल टू 10 सेकंड, ये हमारा आंसर है। दूसरे इक्वेशन कैसे लगाएंगे कि हम मैथ से कैसे करें, तुम्हें तो मैथ्स पसंद है, वो तो तुम कैसे करो, इक्वेशन से भी तो करना है तुम्हें। तो हर जगह हो सकता है तुम डायग्राम ना भी बनाना चाहो, इक्वेशन से भी करना तो आना ही चाहिए ना कम से कम। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देंगे। डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो जाएगा उस समय एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दो, इनिशियल वेलोसिटी है कितना 10 इंटू टाइम टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना -2 इंटू टाइम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0 बराबर 10t माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t इक्वल टू 0, टी इंटू टी माइनस 10 इक्वल टू 0। एक तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा सोल्यूशन, और एक t इक्वल टू 10 सेकेंड। अब इसने तो 2 सोल्यूशन दे दिए यार, इसका क्या मतलब हुआ। देखो मैथ्स वो आंसर देगी जो इक्वेशन तुम रखोगे। इस इक्वेशन में कंडीशन तुमने डिस्प्लेसमेंट 0 की रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 के टाइम देगा कि किस किस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो 2 बार ही होगा ना, एक बार तो t इक्वल टू 0 पे, और एक बार जब वापस लौट के आएगा, तो ये वाला टाइम है हमारा जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। और t इक्वल टू 0 पे भी एवरेज वेलोसिटी 0, वो तो चला ही नहीं ना, तो फिर तो एवरेज किस बात का है, समझ में आई ये बात। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड हमारा आ जाएगा, ये तो इनिशियल पोजीशन है, ये तो इनिशियल ही होगा। मैथमेटिक्स तो तुम बस ये बता रही कि S0 कब है, 0 पे भी है 10 सेकंड, हमारा आंसर कौन सा है 10 सेकंड है, क्योंकि वापस लौट के 10 सेकंड बाद आएगा। समझ में आ गई ये बात। और हम वैसे भी निकाल सकते थे, 5 जाने में लगा 5 आने में। थर्ड पूछा है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, अब हमें पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट लगा दो थर्ड निकालने के लिए। रुकने का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जा सकता था कि कितना जाएगा, तो एस मैक्स अगर मैं निकालना है तो मैं सीधे लगा सकता हूँ एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें t की वैल्यू 5 सेकंड रख दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, या फिर दूसरे मेथड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s से भी कर सकता हूँ।
कि जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई वो वाला ही तो डिस्प्लेसमेंट है, यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस का तो डिस्प्लेसमेंट एस मैक्स, तो एस मैक्स कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है और यू कितना है 10 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू -2, ये बन जाएगा बेटा 100 बाई -4, या सॉरी ये माइनस भी तो था, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 25 मीटर। तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 25 मीटर आ रहा है। तो ये मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल 25 मीटर गया होगा तो 25 मीटर ही लौटेगा, तो टोटल डिस्टेंस इन t इक्वल टू 10 सेकेंड, सबसे पहले तो टाइम है 10 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस हो जाएगी तुम्हारा 25 प्लस 25 50 मीटर सिंपल। एवरेज स्पीड कितनी बन जाएगी, एवरेज स्पीड डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 50 और टाइम कितना लगा 10, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला दो, एवरेज इस स्पीड चला। अगर ये लगातार 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चलता ना, 5 सेकंड पर सेकंड की स्पीड से भी चलता तो भी 10 सेकंड में वापस आता। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ गई क्या बात, वापस वहीं यानी कि 10 सेकंड में 50 मीटर चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो आधे मैक्सिमम का आधा डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम क्या है, इसमें तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा इक्वेशन, समझ में आई क्या बात। इसके भी दो तरीके बताऊंगा, फोर्थ पार्ट कि मैक्सिमम का आधा, मान लो ये यहां से चला था और यहां से लौट के वापस आया, तो इसमें यहां से चला था और यहां पे लौट के वापस आया, तो मैक्सिमम ये है, इसका आधा यहां पे कहीं होगा, ये एस मैक्स का आधा यानी कि कितना 25 मीटर का आधा 12.5 मीटर। तो देखो 12.5 मीटर ये होगा, 12.5 मीटर ये होगा। एक तो इक्वेशन लगा दो सीधे सीधे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरा मकसद तुम्हें मैथ सिखाना भी है और फिजिकल सिनेरियोज के साथ में क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना सिखाना भी है। और वो ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक्स मत समझना इनको यार, ये बिल्कुल कोर कंसेप्ट है जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी बढ़ाती हैं। इसमें एक भी मैंने ट्रिक नहीं बताई कि ऐसे लगा देना, ट्रिक्स तो केस डिपेंडेंट हो जाती है मेरे दोस्त। मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए बता रहा हूँ कि ये हमेशा लगेंगी अगर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है तो। और ऐसा ही मैं तो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ऐसा ऐसा हो रहा है, अब तुम्हें वो रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की जब वैल्यू आएगी 12.5 मीटर, तो एक बार तो देखो तुम्हें पता है जाते समय आएगा, एक बार वापस आते समय। मान लो ये T1 और T2 आ गए, तो T1 और T2 दो टाइम आएंगे। इक्वेशन लिखने से, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखने से पहले मैं पता है कि दो सोल्यूशन आएंगे, एक बार जाते समय भी वही होगा, वापस आते समय सेम डिस्प्लेसमेंट पे होगा। एक छोटा टाइम आएगा, एक बड़ा टाइम, छोटा टाइम इधर जाते समय होगा, बड़ा टाइम वापस लौटते समय का होगा। मान लो 1 और 3 आ गए तो एक तो इधर का और 3 इधर का, ये वाला होगा ना, बड़ा टाइम वापस लौट रहा होगा। तो हमें इक्वेशन लिखने से पहले पता है कि इस इक्वेशन के दो रूट आने चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है। इक्वल टू यू कितना है बेटा, यू है 10 इंटू टाइम टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस का 2 इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन के दो रूट आएंगे T1 और T2, हमें पहले से पता है, सोल्व करके देख लेना, दो अलग अलग रूट आएंगे और रियल रूट्स आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी। टाइम की वैल्यू 0 के बाद का ये भी पॉजिटिव टाइम और ये भी पॉजिटिव टाइम है, दो पॉजिटिव रूट्स आएंगे। समझ में आ गई के बाद मेथड 2 मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कैसे करता, मैं ऐसे करता कि मैं यहाँ पे वेलोसिटी 0 है ना यार, वेलोसिटी 0 है तो मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेता, ये कुछ यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैं मान लेता है, कुछ टाइम टी, कुछ टी डैश है, टी डैश टाइम, तो मैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई ऐसा चलता। तो मैं सी से और ई के बीच में इंटरवल में ये लगा लेता, सी पे इनिशियल वेलोसिटी मान लेता मैं यू 0 है और ई की फाइनल डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालनी थी। ई पर इसी से ई तक पहुंचने में टाइम कितना लगा डेल्टा टी, वो टी डैश लगा है। समझ में आई क्या बात, वो कितना लगा है टी डैश, वो निकालना था। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आई क्या बात, क्यों, जब मैं सी से ई में आ रहा हूं ना तो इंटरवल देखो, ये जो इक्वेशंस लगती हैं इसमें टाइम इंटरवल है कि तुम कहां से कहां तक चले हो वो वाला टाइम। जब मैं सी से ई आऊंगा तो मुझे सिर्फ यहां से यहां तक का टाइम टी डैश लेना है। समझ में आ गई बात। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है 12.5। अगर मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलूं अभी भी तो डिस्प्लेसमेंट इधर -12.5। अदरवाइज मैं इस पार्ट को सोल्व करने के लिए अपना कन्वेंशन इधर पॉजिटिव मान सकता था, बट ठीक है फिर भी एक तरफ पॉजिटिव राइट में मान लिया, तो यहाँ पे भी राइट में मान के रखो। तो डिस्प्लेसमेंट सी से डी के बीच का इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट माइनस का 12.5 है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की 0 है सी पॉइंट की, तो ये 0 देखो, ये पैरामीटर 0 हो गया। हाफ इंटू एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ -2 है और टी स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, टाइम बन जाएगा बेटा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, टाइम बन जाएगा √12.5 सेकेंड, इतने सेकेंड्स। ये टी डैश आ गया, ये टी डैश माना था हमने, ठीक है, टी डैश का स्क्वायर आया।
अब मुझे ये पता है यार, ये क्वेश्चन अभी तुम्हें पहली बार करने में थोड़ा लगा है समझने में, आगे से तुम सीधे करोगे इसको, सीधे तुम्हारा टाइम आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी, यू जीरो है एस इक्वल टू हाफ ए टी, इसका टी आ गया। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो भी टाइम है टी नॉट, ये 5 सेकंड है। टी नॉट कितना है बेटा? 5 सेकंड। तो टी वन कितना होगा? टी टू टाइम कितना है उसका? टी नॉट प्लस टी डैश। और टी वन टाइम कितना होगा? टी नॉट माइनस टी डैश। खत्म बात। ये तो बन जाएगा 5 प्लस रूट 12.5 और ये बन जाएगा 5 माइनस रूट 12.5। करके देख लेना, सोल्व पूरा टाइम कैलकुलेट करके। हो सकता है फ्रैक्शन में कुछ अलग दिख रहे हो तुम्हें, बट पूरा सोल्व करके करोगे यही आंसर बन रहा होगा। समझ में आई क्या बात? टी नॉट से यहाँ इस वाले टर्निंग पॉइंट के जितने टाइम बाद में यहाँ पे उतने सेकंड पहले यहाँ पे भी होगा ना। यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लिया हमने, कितना है? रूट 12.5। तो यहाँ से यहाँ तक का भी तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में रूट 12.5 ही लिया होगा, तभी यहाँ से यहाँ तक जाने में रूट 12.5 समय ले रहा है टर्निंग पॉइंट से। तो यहाँ के बाद में रूट 12.5 सेकंड बाद में, तो यहाँ से पहले रूट 12.5 सेकंड पे भी यही हुआ। तो ये 5 सेकंड है, तो 5 प्लस रूट 12.5 तो ये बन जाएगा, 5 माइनस रूट 12.5 ये बन जाएगा। ये है तुम्हारा लॉजिकल आंसर। ये मैथ से आंसर है, ये तुम अपने थिंकिंग डेवलप करके और उससे दे सकते हो। तो ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें यार हम और भी सीखेंगे और अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में चीज़ों को समझेंगे। आई होप कि तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर तुम्हें अच्छी लगी हैं ये चीज़ें तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएंगी और एक एक बारीकी से तुम्हें चीज़ें समझाई जाएंगी। तुम भूलना भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर तुमने इस अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्लास लेक्चर करा है अपने कंसंट्रेशन के साथ में। तो ठीक है, और ये सारी चीज़ें यार तुम्हारे लिए फ्री हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना जितना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम नए हो तो। वीडियो तुम्हें मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि पसंद आया होगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सारी क्लासेस की अपडेट्स वगैरह के लिए @फिजिक्स माफिया। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना कोई भी क्वायरी हो तो। डाउट ग्रुप में मिलते हैं अपन, है ना, वहाँ पे लाइव डिस्कशन करेंगे डाउट्स का। और डाउट क्लास ग्रुप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएंगी सारी की सारी जितनी भी हैं। ठीक है, तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अच्छे एग्जाम्पल ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है।